हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो हमने अभी तक 10th स्टैंडर्ड के अंदर लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो हम आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जो कि होगा केमिस्ट्री का। जी, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वो कौन सा है, आप सभी को पता है कौन सा है। चलो नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। 10th स्टैंडर्ड के जो सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर अगर हम कहें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के पार्ट का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या क्या कंटेंट है, इसका एक बार इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाता हूँ। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर के अंदर हमारे को बेसिकली केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की हैं, केमिकल इक्वेशन क्या है, कितने टाइप की होती हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं, और कुछ डेली लाइफ के अंदर कुछ एग्जांपल्स हमारे को मिलते हैं केमिकल रिएक्शंस के, तो हम वो देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ थोड़ा सा क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर कह लीजिए केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, की केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स क्या हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे हम कहें कम्बिनेशन, हम कहें डिस्प्लेसमेंट, हम कहें डबल डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। लास्ट में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ते हैं बस 2 एग्जांपल्स। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर 2 बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, रेंसिडिटी और एक होता है रस्टिंग। तो 2 टॉपिक हमारे अंदर इंपॉर्टेंट होंगे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो 2 टॉपिक हैं, रेंसिडिटी एंड रस्टिंग। की रेंसिडिटी क्या होती है, रस्टिंग क्या होती है। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम कितने मार्क्स के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए 3 से 4 मार्क्स, 3 और 4 मार्क्स का जो ये चैप्टर बनता है अपना, यहाँ से 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, की केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ वीडियो का। हाँ जी, फोकस बिल्कुल सही है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, केमिकल रिएक्शन आप अपने डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। जैसे हम अपने डेली लाइफ को के एग्जांपल्स की अगर बात करें, कि जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया जिसके अंदर हमने पढ़ा डाइजेशन ऑफ फूड, कि हम जो फूड को इनटेक करते हैं उससे हम उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को हमने कन्वर्ट किया था ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना है कार्बोहाइड्रेट का, डाइजेशन था, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। उसके बाद हम डेली लाइफ के अंदर अगर आएँ, जैसे अपनी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स पकते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड, दही बने, दूध से दही बनाते हैं हम, है ना। मिल्क से अगर हम कर्ड बनाते हैं तो वो भी क्या है,
बोलिए क्या है, वो भी केमिकल रिएक्शंस। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे रस्टिंग, लोहे को जंग लगना, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं जिनके अंदर कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, उन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। उन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, ए केमिकल चेंज, ए केमिकल चेंज, और कैसा, इन विच न्यू सब्सटेंसेज, in which new substances with different property, with a different properties are formed, तो ऐसा कोई भी केमिकल चेंज या सभी केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मतलब कोई भी चेंज हमारी डेली लाइफ के अंदर या हमारे सराउंडिंग के अंदर जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस बने, पुराने सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस बने, और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट्स। वो क्या होंगी, डिफरेंट। अब किससे डिफरेंट, पुराने सब्सटेंस से। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो बनता है CO2, तो बनता है CO2। अब जो कार्बन है ये थी सॉलिड, कार्बन थी सॉलिड, ऑक्सीजन क्या थी, गैस, ऑक्सीजन है गैस, और जो CO2 है, CO2 भी क्या होती है, गैस, CO2 भी क्या है, गैस। तो एक सॉलिड और गैस ने रिएक्शन की, बनी गैस। अब जो कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं, जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज से जो नई चीज बनी है, न्यू सब्सटेंस बना है, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो अब एक नया सब्सटेंस बना, नया कैसे है, देखिए अब रिएक्शन यहाँ से ये रिएक्शन है अपनी, ओके, रिएक्शन से पहले की कंडीशन है। तो उस टाइम पे थे कार्बन और ऑक्सीजन, CO2 नहीं था। इनकी रिएक्शन के बाद अब इन दोनों ने कंबाइन किया क्या बनाने के लिए, CO2। तो ये जो CO2 बना है एक नया है, तो क्या बन गया यहाँ पे, नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और इसकी क्या खास बात है, विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट है। ऑक्सीजन को हम ब्रीदिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट ब्रीदिंग के बाद निकालते क्या है, CO2। तो CO2 और O2 की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट। O2 को हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, CO2 को हम फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। लाइफ प्रोसेस के हम पढ़ चुके, लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ लिया। तो केमिकल रिएक्शंस चेंजेस होते हैं जिनके अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं। किससे बनते हैं, जो इन्होंने कंबाइन किया है, और जो नया सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट। किससे, इन प्रॉपर्टीज, इन कंपाउंड से या फिर इन सब्सटेंसेस से। देखिए हम इसकी एक दो बातें और लिख लेते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन substances which combines or which react are called reactants। देखिए एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जिन सब्सटेंसेज ने रिएक्शन की है उनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स, उनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स। तो जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले जो सब्सटेंसेज हमारे पास होते हैं, जिन्होंने कंबाइन किया है, जिन्होंने रिएक्ट किया है एक दूसरे के साथ, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन और ऑक्सीजन इस रिएक्शन के अंदर क्या हैं, आर रिएक्टेंट्स, आर रिएक्टेंट्स। इस रिएक्शन के अंदर कार्बन और जो ऑक्सीजन वो क्या है, रिएक्टेंट। अब ऐसे ही जो नई चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज formed are called products, are called
प्रोडक्ट्स। कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नई चीज़ बनी है उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल के लिए इस रिएक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए CO2 इज प्रोडक्ट। तो जो अभी हमने रिएक्शन लिखी थी कार्बन की ऑक्सीजन के साथ जिसके अंदर CO2 बना था, तो CO2 यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स। तो मैं ऊपर भी लिख देता हूँ, दोनों जो ये हैं, दोनों ये क्या है, रिएक्टेंट्स। और जो ये है CO2 है, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट। CO2 इज प्रोडक्ट। तो मीन्स केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। वेरी गुड। तो आई होप आपने नोट कर लिया है, नहीं किया है कोई बात नहीं, आप नोट कीजिए इसको। ओके, आपने नोट कर लिया है, वेरी गुड। तो चलिए मैं रेज करता हूँ इसको। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन की एक बेसिक सी डेफिनेशन बताई है। तो अब हम केमिकल रिएक्शंस को कुछ और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि और क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं नाइट्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो बनाता है NH3 अमोनिया गैस। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। इसमें नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स। अब ये क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट। अमोनिया इज प्रोडक्ट। और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या बनाने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन के अंदर देखिए ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो रिएक्टेंट हैं वो दो ही होंगे और प्रोडक्ट एक ही होगा। प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो मीन्स अलग अलग एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ है, पोटाशियम परमैंगनेट के साथ या पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। ओके, अब रिएक्शन से बनता है क्या है, बोला रिएक्शन से बनता है सर क्या बनता है, ये बनता है पोटाशियम सल्फेट, साथ में बनता है वाटर, और साथ में बनता है क्रोमियम सल्फेट, साथ में बनता है क्रोमियम सल्फेट। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ने पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन किया। मींस तीन रिएक्टेंट हैं, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम डाइक्रोमेट, सल्फर डाइऑक्साइड, और अब प्रोडक्ट कितने हैं, तीन, पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और वाटर। मींस रिएक्टेंट की जो नंबरिंग है कि कितने रिएक्टेंट हो सकते हैं वो अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग, और प्रोडक्ट कितने बनेंगे वो भी अलग अलग। ऐसा नहीं है कि तीन रिएक्टेंट है तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे, कितने प्रोडक्ट बने, 2, बट यहाँ पे दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट 1। तो ये अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, या फिर दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, तीन रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं केमिकल रिएक्शन के। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, जैसे हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में क्या था, ग्लूकोज C6H12O6 रिएक्शन की थी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, बना था क्या, CO2 प्लस में वाटर। तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट थे, दो रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट भी कितने बने, दो। तो ये एक अलग एक डिफरेंट एग्जांपल हो गया केमिकल रिएक्शन का। ऐसे ही इसको अगर अपोजिट हम एरो चेंज कर दें तो क्या हो जाएगी, ये फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से डिफरेंट रिएक्शंस डिफरेंट तरीके से होती हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। हर बार जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होंगी। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट। तो ये कुछ कॉमन सी बातें होती हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब देखिए मैंने 4 एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं किसके, केमिकल रिएक्शंस के। तो देखिए मैं यहाँ से एक बात बताता हूँ। अब ये देखिए, ये है रिएक्टेंट साइड। देखिए ये जो एरो है, एरो से जो इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। RS का मीन्स रिएक्टेंट साइड। और एरो के उधर वाली राइट हैंड साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RS, रिएक्टेंट साइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PS, प्रोडक्ट साइड, कि जिस तरफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। जो एरो है ये किसको दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन।
एरो उधर लगा है, मीन्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके बना रहे हैं अमोनिया। अगर एरो होता इधर, मीन्स अमोनिया टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, क्या बनाने के लिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। मीन्स जो एरो है वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की, डायरेक्शन किस जो रिएक्शन वो किस डायरेक्शन के अंदर हो रही है। उसके बाद अभी देखिए जो तीनों ही जो 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, इनके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए इस रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले जो रिएक्टेंट साइड है उसमें कौन कौन से एटम्स हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट के अंदर भी कौन से हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्या कोई नया एटम आया, मीन्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अलग कोई एटम आया, बिल्कुल भी नहीं आया। उसके बाद इस रिएक्शन में देखिए कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इधर भी कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी क्या है, हाइड्रोजन। मीन्स कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पहले थे, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बाद में है। मीन्स यहाँ पे नया एटम नहीं बना। क्या कोई पहले वाला एटम डिस्ट्रॉय हुआ है, क्या ऐसा था कि ऑक्सीजन का एटम डिस्ट्रॉय हो गया हो, इधर तो था ऑक्सीजन, इधर नहीं है। मीन्स रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में जो टाइप्स ऑफ एटम है, एटम की कितने टाइप्स के एटम मिलेंगे वो हर बार सेम मिलेंगे, इधर भी उतने ही, इधर भी। देखिए यहाँ पे कितने टाइप के थे, 2 टाइप्स के, यहाँ पे भी 2 टाइप्स के हैं, यहाँ पे 3 टाइप्स के थे तो यहाँ पे भी 3 टाइप्स के हैं। इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, सल्फर है, ऑक्सीजन है, पोटासियम है, क्रोमियम है, हाइड्रोजन है, 5 टाइप्स हैं। यहाँ पे पोटासियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्रोमियम। तो कोई भी नया एटम केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिखता हूं। आपको इतने सारे जो एग्जांपल्स वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं लिखता जाऊंगा, तो जहाँ पे लिखने की जरूरत होगी मैं आपको बोल दूंगा। तो देखिए जो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखी कि इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखिए किसी रिएक्शन के अंदर कोई भी एटम ना तो क्रिएट हो सकता, ना तो नया एटम बन सकता, ना ही कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय हो सकता। बस क्या होता है, एटम की रीअरेंजमेंट्स। तो हम लिखते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा ही एटम्स रीअरेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताएं कि एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ H2SO4 रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बनता क्या है, बेरियम सल्फेट, साथ में क्या बनता है, HCl, साथ में क्या बनता है, HCl। तो देखिए रिएक्टेंट साइड है जो ये क्या है, ये रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, और ये कौन सी साइड है, प्रोडक्ट साइड। ये कौन सी साइड है, प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बेरियम है, क्लोरीन है, 5 टाइप्स के, 1 2 3 4 5 टाइप्स के एटम्स हैं। तो इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 टाइप्स के एटम हैं। जो इधर हैं टाइप एटम्स की वही इधर है, बट क्या है, रीअरेंज हो गए। पहले हाइड्रोजन के साथ सल्फर और ऑक्सीजन थे, अब हाइड्रोजन के साथ सिर्फ क्लोरीन है ना, तो मीन्स रीअरेंज हो गया। पहले हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की अरेंजमेंट थी, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन की अरेंजमेंट है। पहले बेरियम और क्लोरीन की थी, अब बेरियम और सल्फर और ऑक्सीजन की है। मीन्स एटम्स रीअरेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नए एटम्स बन रहे हैं या पुराने एटम डिस्ट्रॉय हो रहे, बिल्कुल नहीं, एटम सिर्फ रीअरेंज होते हैं। उसके बाद अभी देखिए ये कब पॉसिबल है, ये जो पुरानी अरेंजमेंट थी उससे जो ये नई अरेंजमेंट आई है ये कब पॉसिबल है, जब इनके रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं। रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं। देखिए आपने 9th क्लासेज के अंदर केमिकल बॉन्ड को जरूर पढ़ा होगा, तो मीन्स मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड,
कि जो एक केमिकल कंपाउंड के अंदर, जैसे ये केमिकल कंपाउंड है, ये केमिकल कंपाउंड है, जो उसके डिफरेंट एटम्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन है, कि हाइड्रोजन ने सल्फर को ऐसे पकड़ के रखा है, सल्फर ने ऑक्सीजन को ऐसे पकड़ के रखा है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है केमिकल बॉन्ड। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट हैं इनके केमिकल बॉन्ड तो टूटते हैं, इनके अंदर के केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। क्यों? जब ये ब्रेक होंगे तभी तो अलग अलग होंगे, बेरियम और क्लोरीन तभी अलग होंगे और तभी ये नई अरेंजमेंट करेंगे। तो इसलिए रिएक्टेंट के बॉन्ड तो टूटते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। तो इन ए केमिकल रिएक्शन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन एंड केमिकल बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो ये हमारे को ध्यान रखना है इस चीज़ को। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, हो सकता है आज तक आपको ना पता हो, अब आपको पता लग जाएंगी। तो देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन केमिकल बॉन्ड्स of reactants are broken and chemical bonds of products are formed. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट के हैं वो बॉन्ड तो टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, और केमिकल बॉन्ड बनते किसके हैं? प्रोडक्ट के। जो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थी एक केमिकल रिएक्शन के बारे में जिसका आपको पता होना चाहिए, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई एटम बनता है ना कोई डिस्ट्रॉय होता है। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट कीजिए। ओके, नोट कर लिया, वेरी गुड। तो ये थी केमिकल रिएक्शन। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का करते हैं। केमिकल रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर दिया होता है और आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। हाँ जी, एग्जाम्पल है किसका? केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए हमारे से पूछा जाता है या लेबोरेटरी के अंदर हमारे को एक मेटल दी होती है जिस मेटल का नाम होता है मैग्नीशियम। अब जो मैग्नीशियम मेटल है वो लेबोरेटरी के अंदर एक बिल्कुल बहुत ही थिन, बहुत ही पतले वायर की फॉर्म में आते हैं और उस वायर को हम बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। तो मेटल किस फॉर्म में हमारे को मिलती है? मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में। अब जब उस मेटल को हम बर्न करने की कोशिश करते हैं, उस मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं, बर्न करने का मतलब होता है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हम करवाते हैं। तो जैसे ही हम बर्निंग करते हैं तो बहुत ही एक वाइट या डेजलिंग वाइट फ्लेम बनती है। मीन्स डेजलिंग मीन्स होता है चकाचौंध करने वाली, बहुत ही तेज चमक वाली फ्लेम बनती है। तो उस फ्लेम के साथ वो बर्न करती है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि अगर मैग्नीशियम रिबन के साथ आप एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी जो आंखें हैं उनसे दूर रख के वो एक्टिविटी कीजिए, उससे दूर रख के आप उसको बर्न कीजिए। ऐसे नज़दीक से ना देखें उसको, क्योंकि बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ लाइट की होती है इस वजह से। तो अब जो ये एग्जाम्पल है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो बर्न करने से पहले, मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, तो इसको बर्न करने से पहले हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं। तो सैंड पेपर क्या होता है? एक रफ पेपर होता है जो रब करने का काम आता है। जैसे किसी भी सरफेस के ऊपर से अगर हमारे को कुछ हटाना है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन उसका नहीं हुआ है, तो उसको अगर हमारे को हटाना है तो हम सैंड पेपर का यूज़ कर लेते हैं। तो अब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको रब किया जाता है सैंड पेपर से। यहीं से आपसे वो क्वेश्चन पुट करता है कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए समझिए कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, मान लीजिए ये एक पतला सा मैग्नीशियम रिबन है, अब इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का मतलब है इसमें जो मैग्नीशियम मेटल है उसकी रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन के साथ। मीन्स रिएक्शन ये होनी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड।
कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, इसको बोलते बर्निंग। बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक व्हाइट कलर का पाउडर। तो यहाँ से एक चीज और पता लगी कि बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। ओके, व्हाइट पाउडर होता है ये। तो अब ये काम तब होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तब होगा या फिर मैग्नीशियम बर्न तब होगी जब इसकी रिएक्शन हो ऑक्सीजन के साथ, इसकी रिएक्शन हो ऑक्सीजन के साथ। तो अब होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऐसे एक लेयर होती है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऐसे एक लेयर होती है। अब देखिए लेयर क्या होती है, इस लेयर की वजह से मैग्नीशियम मेटल रिबन के अंदर जो मैग्नीशियम के एटम है वो रिएक्ट नहीं कर पाते ऑक्सीजन के साथ। तो अब ये जो लेयर है ये एक बैरियर का काम करती है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में एक बैरियर का काम करती है ये लेयर। और ये लेयर होती किसकी है, ये लेयर होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब होता क्या है ये सिंपली मान लीजिए अब मिक्सचर होता है, ये होता है मिक्सचर किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो ये मिक्सचर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, जो ये लेयर है। अब देखिए अगर हम इसको रब कर देते हैं सैंड पेपर से, तो जो लेयर है ये रिमूव हो जाती है। इससे होता क्या है, मैग्नीशियम के एटम रिएक्ट कर पाते हैं ऑक्सीजन के साथ। बट अगर हम इसको रब ना करें तो ये लेयर यूं की यूं है, तो अब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि बीच में कौन है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यही रीजन होता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर के साथ रब करते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन को हम नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया है, अभी तक जो मैंने लिखा है उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, अब जो मैं लिखवाऊंगा उसको नोट करना है आपको, चाहे बाद में कर लीजिएगा, मैं टाइम दे दूंगा। देखिए वहन या सीधा लिखिए कि मैग्नीशियम रिबन is rubbed with a sandpaper before बर्निंग से पहले, जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ रब किया जाता है, पेपर बिफोर बर्निंग, टू रिमूव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, to remove layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon, from the surface of magnesium ribbon, so that magnesium atoms can react with atmospheric ATM का मतलब atmospheric oxygen for burning, तो होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ रब किया जलाने से पहले, क्यों किया, टू रिमूव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करने के लिए, कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्यों, सो दैट मैग्नीशियम एटम कैन रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर बर्निंग। अब हटाने की क्यों जरूरत थी, क्योंकि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट एक लेयर की तरह, एक बैरियर की तरह, एक रुकावट की तरह काम करता है, तो ये रीजन होता है। अब इस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं, तो रिएक्शन को हम लिखते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब ये जो बर्निंग होती है वो किसके साथ होती है, विद या प्रोड्यूस ए वाइट dazzling फ्लेम।
या फिर इसको डेजलिंग वाइट फ्लेम लिख लीजिए, मर्जी है। मैंने बताया है क्या बहुत ही चमकीली फ्लेम होती है। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। 2 मैग्नीशियम 2 Mg। अब रिएक्शन बैलेंस क्यों नहीं है, कैसे है, क्या होता है बैलेंसिंग का मतलब, थोड़ी सी देर की हम बात पढ़ेंगे, बट अब इसको अब नोट कर लीजिए। अब देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड वो कैसा होता है? व्हाइट पाउडर होता है, ये होता है व्हाइट पाउडर। अच्छा, मैग्नीशियम मेटल का कलर भी पूछ लेते हैं, कैसा होता है? सिल्वरी व्हाइट, मीन्स समझ लीजिए अब चांदी के जैसे कलर की होती है मैग्नीशियम मेटल। तो चांदी आप सभी ने सुना है, सोना चांदी दे तंदुरुस्त बदन और तेज दिमाग, या वही उसी चांदी के कलर के जैसी होती है मैग्नीशियम मेटल। तो ये एक एग्जाम्पल था केमिकल रिएक्शन का, जिसमें 2 रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, एक प्रोडक्ट बनाया। इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज इनसे बिल्कुल अलग हैं। अब कैसे होता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है, नोट कर लीजिए। वेरी गुड, नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया, वेरी गुड। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ। देखिए जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हमने पेपर के ऊपर या फिर बोर्ड के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया है? क्या मैंने इसे लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन? नहीं, मैंने लिखे उनके सिंबल या फिर फॉर्मूले, मैंने लिखे सिंबल या फिर फॉर्मूले। तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि चैप्टर का नाम हमने पढ़ा था सर, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब तो समझ आता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो देखिए केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन है ये। क्या है ये? रिप्रेजेंटेशन। अब किसकी है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ symbols and formulae, with the help of a symbol and a formulas, किसके? formulas of substances involved in it। कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो जो सब्सटेंसेज इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर उन सब्सटेंसेज को उनके नेम ना लिख के उनको उनके सिंबल्स या फिर फॉर्मूले से लिखा जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, तब केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए अभी जो रिएक्शन थी, जैसे एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन है, कार्बन की रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखी मैंने केमिकल रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शन है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट किया? वर्ड की हेल्प से। नेम ऑफ द सब्सटेंसेस, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो है ये है वर्ड इक्वेशन। ये है वर्ड इक्वेशन। अब इनको, इस केमिकल रिएक्शन के जो अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, क्या है सब्सटेंसेस? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उनको मैं उनके सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए कार्बन को मैं लिखता हूं C, सिंबल लिखा मैंने। ऑक्सीजन को मैंने लिख दिया O2, फॉर्मूला लिखा मैंने, गिव्स राइज, एरो लगाया मैंने। अब बना क्या? CO2। अब क्या बना? CO2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए मैंने 2 चीज़ों का यूज़ किया, सिंबल्स एंड फॉर्मूले। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला, ये सिंबल्स हैं। तो जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो ये है केमिकल इक्वेशन। अब इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंपली केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है केमिकल इक्वेशन। बट वर्ड इक्वेशन क्या होता है? वर्ड की हेल्प से रिप्रेजेंट करना। ओके, तो ये था केमिकल इक्वेशन। अब जो केमिकल इक्वेशंस हैं, ये 2 टाइप्स की बनती हैं। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स की बनती हैं। देखिए कौन कौन सी टाइप है। केमिकल जो इक्वेशंस हैं आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज अनबैलेंस्ड,
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, इसको स्केलेटल इक्वेशन भी बोल दिया जाता है। स्केलेटल इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख लेना। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन विच डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कहाँ पे? ऑन बोथ साइड, ऑन या बोथ साइड की हो जाए ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में जो डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, उनका नंबर अगर इक्वल नहीं हो तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए ये कौन सी साइड है? रिएक्टेंट साइड। एरो के इधर वाली रिएक्टेंट साइड और एरो के हेड वाली साइड प्रोडक्ट साइड। टेल वाली साइड रिएक्टेंट साइड, हेड वाली साइड प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एटम्स हैं? देखिए किस एलिमेंट्स के एटम्स हैं? मैग्नीशियम के हैं, मैग्नीशियम लिख लेता हूं मैं। ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन के लिख लेता हूं। तो ये है एलिमेंट या फिर एटम्स की टाइप। इधर भी देखिए, जो इधर होंगे वही इधर होंगे, क्योंकि कुछ भी नया नहीं बनता, कुछ भी पुराना डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे भी क्या होंगे? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। अब प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के भी कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के भी कितने हैं? 1। तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड के इक्वल है, ये तो इक्वल है, बट ऑक्सीजन जितने रिएक्टेंट साइड के अंदर एटम्स हैं उतने प्रोडक्ट साइड में एटम्स नहीं हैं, तो इक्वल नहीं है। कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्रोडक्ट साइड के, जितने रिएक्टेंट में है उतने प्रोडक्ट साइड में नहीं है। तो जब पूरी केमिकल इक्वेशन में कोई भी एक एटम्स आपको ऐसा मिल जाए जिसका नंबर इक्वल नहीं है, बाकी सारे, चाहे मान लीजिए यहाँ पे 2 हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4 होते, किसी रिएक्शन में 4 हैं, और उनमें से अगर किसी एक का भी मैच नहीं हो रहा तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो दूसरा एग्जाम्पल शायद समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम एक, जैसे हमने लिख लिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स राइज अमोनिया। ओके, तो ये कौन सी साइड है? ये रिएक्टेंट साइड है। ये कौन सी साइड है? ये प्रोडक्ट साइड है। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन है? नाइट्रोजन है सर, हाइड्रोजन है, तो इधर भी कौन मिलेंगे? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। अब प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के कितने हैं? 1। प्रोडक्ट के कितने हैं? हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन के इधर तो 2, इधर 1, इधर हाइड्रोजन के 2, इधर 3। तो जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है प्रोडक्ट साइड के। रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम है इक्वल नहीं है प्रोडक्ट साइड के। तो ये इक्वेशन भी कैसी है? अनबैलेंस। तो आई होप आपको समझ आया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन which do not have equal number of atoms of different elements on reactant and product side। कि reactant side में product side में number of atoms equal ना हो। अब इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि मैग्नीशियम के एटम और ऑक्सीजन के एटम इक्वल्स मिलेंगे, नहीं। मैग्नीशियम के एटम्स मैग्नीशियम के इक्वल, ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन के इक्वल, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी के नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसका अपोजिट हो जाए तो कि रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में इक्वल आ जाए पूरी केमिकल इक्वेशन में, उसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। तो ये बन गई हमारी बैलेंस्ड, अभी नहीं बनी है। ये बन गई हमारी बैलेंस्ड, बिल्कुल नहीं बनी है। केमिकल इक्वेशन विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम हो। अब कैसे? देखिए
जैसे ये रिएक्शन थी, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन गिव्स राइज MgO। अब इसको बैलेंस करते हैं, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 कर देते हैं, ये देखिए होगा 2। अब कैसे होता है थोड़ी सी देर के बाद हम पढ़ेंगे। तो 2 MgO, ये हो गया 2 MgO। अब देखिए मैग्नीशियम के कितने हो गए 2, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 कर देते हैं, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के कितने हो गए यहाँ पे अब 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, मैग्नीशियम के कितने हो गए 2, ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 2। ये जो 2 है ये मैग्नीशियम के भी मल्टीप्लाई में है और ऑक्सीजन के भी मल्टीप्लाई में। ये 9th स्टैंडर्ड के अंदर 8th स्टैंडर्ड का पढ़ के आए, फिर भी मैंने बता दिया है। तो अब देखिए मैग्नीशियम इक्वल टू मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सीजन। हुआ क्या है इस केमिकल इक्वेशन में, रिएक्टेंट साइड में एक एटम के जितने एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में भी उसी एटम के उतने ही नंबर हैं। जितने इस एटम के नंबर हैं रिएक्टेंट साइड पे उतने ही प्रोडक्ट साइड में इसके नंबर हैं। ओके, तो ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है बैलेंस। तो ये भी क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखिए नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन को 2 कर देते हैं, ये देखिए इधर 2 होगी। अब हाइड्रोजन कितनी होगी 3 2 जा 6। देखिए हाइड्रोजन कितनी होगी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन को भी कर देते हैं 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 2 जा 6। तो अब नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे भी कितनी है 2। नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी है 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन इस साइड भी कितनी है 3 2 जा 6, हाइड्रोजन इधर भी कितनी है 6। अब इक्वल है या नहीं है, इक्वल है, तो इक्वल है। रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट्स के क्या हैं इक्वल। इस केमिकल इक्वेशन में नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं उतनी ही प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के एटम्स हैं। देयरफॉर पूरी केमिकल इक्वेशन के अंदर हर एटम ऐसे ही इक्वल मिलेगा उसी के एटम्स के दोनों साइड पे। ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। अब बात करते हैं कि ये रिएक्शंस को ऐसे बैलेंस करना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नीडेड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हम पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम्स में कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नीडेड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए हम तो लिखते हैं हम व्हाई इट इज needed to balance a chemical equation, to balance a chemical equation। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। तो देखिए कैसे क्यों जरूरी है, हम लिखते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा 9th का कंसेप्ट, एक लॉ हमने पढ़ा था। कौन सा लॉ हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने। तो एंटोनी लेवोजियर सर ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसने क्या कहा था कि इन अ केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस, सम रिएक्शंस को छोड़ दें तो बाकी सारे रिएक्शंस के अंदर मास नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, कि जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही आएगा प्रोडक्ट का मास। तो लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास थी उसने क्या कहा कि रिएक्टेंट का मास शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, कि प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास इक्वल आना चाहिए। तो अब अगर रिएक्शन बैलेंस होती है तो ये मास आता है इक्वल, और अगर अनबैलेंस होती है तो मास इक्वल नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं व्हाई इट इज नीडेड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड to satisfy law of conservation of mass, law of conservation of mass। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये कहता है मास किसका, रिएक्टेंट का, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास आना चाहिए प्रोडक्ट का। अगर ये चीज़ें इक्वल नहीं आती हैं तो वो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी। बट हर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करती है, कुछ रिएक्शंस को छोड़ के, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस है। तो अब देखिए अब एग्जांपल लेते हैं हम कि एक ले लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जैसे Mg प्लस में O2 गिव्स राइज
MgO। अब मास निकालते हैं, यह रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट का मास निकालते हैं हम। मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का मान लेते 24, ओके। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम का 16, 2 का 32, कितना आया मास रिएक्टेंट का 656, कितना आया 56। प्रोडक्ट का देखते हैं, प्रोडक्ट का कितना आता है, देखिए एक मैग्नीशियम का एटम है, तो मैग्नीशियम का, इनका भी हम मास निकाले थे, मैग्नीशियम का कितना है 24। अब ऑक्सीजन का एक एटम है तो कितना होगा 16, तो कितना आया ये आया 40, ये आया 40। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अब इस इक्वेशन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया। अब देखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन का, अब हम ले लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, ये हमने ले ली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमने ले ली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन गिव्स राइज MgO, बैलेंस कर लेते हैं, ये होगी बैलेंस। अब मास निकालते हैं, ये कौन सी साइड है रिएक्टेंट, ये कौन सी साइड है प्रोडक्ट, तो मास निकालते हैं। देखिए क्या होगा, 2 मैग्नीशियम तो 24 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 32, कितना आएगा 48, और 48 और 2 ओके 8 और 2 0 1, ओके। उसके बाद 4 और 3 7 और 1 80, तो ये मास आ जाएगा 80। अब इसका निकालते हैं, प्रोडक्ट का मास निकालते हैं। तो मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का कितना आ रहा था 40, ये देखिए निकाला। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना आया था 40, तो हम लिख लेते हैं 40, और साथ में क्या है 2 × 2 दैट इज 80। तो देखिए ये दोनों जो मासेज हैं, ये दोनों मासेज हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं इक्वल। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है। तो हर रिएक्शन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है, करती हैं कुछ रिएक्शंस को छोड़ के, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इसीलिए किसी भी रिएक्शन को जब हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिएक्शन सही तब होती है जब हम उसको बैलेंस करते हैं। क्यों, उस टाइम पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है फॉलो। तो इसको नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया, वेरी गुड। तो ये थी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड व्हाई वी शुड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, व्हाई वी शुड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अब उनके माइंड में एक क्वेश्चन बहुत ही शोर कर रहा होगा, क्लिक कर रहा होगा कि आखिर ये बैलेंसिंग है क्या। वो तो समझ आ गया बैलेंसिंग क्या, अब बात आती है कि बैलेंसिंग करे कैसे, बैलेंसिंग करे कैसे। तो हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप जो मैंने कंटेंट दिया है उसको मेमोराइज कीजिए, समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और कुछ और जानिए किसके बारे में, वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मैंने एक एग्जांपल दिया, आप कई सारे एग्जांपल्स लेके देखिए, या हम जब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन तो उसके अंदर भी हम इन चीज़ों को देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, और साथ के साथ क्या करिए, थोड़ी सी मेरी भी हेल्प कर दीजिए कि जो अपनी वीडियोज़ हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।